आज के इस लेक्चर से हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 11th की हिस्ट्री की बुक का चैप्टर नंबर 2 लेखन कला और शहरी जीवन। तो इस चैप्टर के लिए ये आपका लेक्चर नंबर 3 होगा। हम इस चैप्टर को शहरीकरण के महत्व और शहरों में माल के आवाजाही तक कर चुके हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि हमारे इस चैप्टर का फोकस पॉइंट शहरी जीवन है और उसके साथ साथ लेखन कला। शहर क्या होते हैं, शहरों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या चीज़ें शहरों में होती है, किस प्रकार शहरों की व्यवस्थाएं चलाई जाती है, ये बात हम लेक्चर नंबर 2 में कर चुके हैं। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख चुके हैं हम लेक्चर नंबर 1 में। और आज के इस लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे लेखन कला के विकास से। तो जैसा कि लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपसे वारका शीर्ष से संबंधित एक प्रश्न पूछा था और उसमें मैंने पूछा था कि इस मूर्ति को बनाने के लिए कौन कौन से रोजगार उत्पन्न हुए होंगे, है ना। उस मूर्ति को शुरुआत से लेकर आखिरी तक बनाने में किस किस प्रकार के रोजगारों का सृजन हुआ होगा, ये बात मैंने आपसे पिछले लेक्चर में पूछी थी। तो उसका सबसे पहले आंसर दिया था अनीस खान, और शायद इनका असली नाम सान्या हो, क्योंकि फीडबैक फॉर्म में इन्होंने अपना नाम सान्या सबमिट किया है। और आप भी अपना फीडबैक फॉर्म ज़रूर भर दीजिएगा, क्योंकि उससे हमें पता लग जाता है कि आप स्टूडेंट हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एस्पिरेंट है या फिर टीचर है, और फिर हम उसके अकॉर्डिंग वीडियोज़ अपलोड करते हैं। तो इसका सबसे पहले आंसर दिया था अनीस खान ने, और शायद इनका नाम सान्या हो। तो इन्होंने बताया कि 20 से 25 रोज़गारों का सृजन हो सकता है, और फिर 5 रोज़गारों का उन्होंने नाम भी बताया, और इनका ये उत्तर बिल्कुल सही है। और अगर हम थोड़ा और ध्यान से देखें तो 25 से भी ज़्यादा रोज़गार का सृजन हो सकता है। तो कुल मिला के बात इतनी है कि आप पिछले लेक्चर्स को अच्छी तरह से समझ रहे हैं, इससे मुझे साफ अच्छी तरह से पता लग जाता है। तो चलिए आगे फिर उसी कॉन्फिडेंस के साथ, उसी कंसंट्रेशन के साथ और उसी मज़े के साथ अपने इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। आप पूरी तरह से शहर के बारे में जान चुके हैं। अब जानते हैं लेखन कला के बारे में कि लेखन कला का विकास किस प्रकार हुआ, आरंभिक काल में लेखन कला किस प्रकार मौजूद थी, फिर किस किस प्रकार परिवर्तित होती चली गई, किस प्रकार मेसोपोटामिया के लोग लेखन कला का प्रयोग करते थे और लेखन कला का विकास क्यों हुआ। इन सारी बातों पर अब हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, और इन बातों को हम प्रूफ भी करेंगे। कब? जब हम मेसोपोटामिया के नगरों के बारे में पढ़ेंगे, उरूक नगर, उर नगर और मारी नगर के बारे में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले लेखन कला के बारे में जान लेते हैं। लेखन कला का विकास, में एनसीईआरटी को पढ़ रहा हूँ, आप बड़े कंसंट्रेशन के साथ, बड़े मज़े के साथ सुनेगा, ठीक है ना। स्टडी आपके लिए बोझ नहीं होना चाहिए, मज़े मज़े में हम बहुत सारी बातें सीखते हैं। ओके। सभी समाजों के पास अपनी एक भाषा होती है जिसमें उच्चारित ध्वनियाँ अपना अर्थ प्रकट करती हैं। इसे मौखिक या शाब्दिक भाव अभिव्यक्ति कहते हैं। लिखना मौखिक भाव अभिव्यक्ति से उतना अलग नहीं है जितना हम अक्सर समझ बैठते हैं। जब लेखन या लिपि के बारे में बात की जाती है तो उसका अर्थ है उच्चारित ध्वनियाँ जो दृश्य संकेतों या चिन्हों के रूप में प्रस्तुत की जाती है। अब भाषा के बारे में आप सभी को पता है, भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। और मेरे ख्याल से ये डेफिनेशन ना 8th क्लास में आती है हिंदी की, है ना, हिंदी व्याकरण की। तो भाषा की डेफिनेशन तो आप सभी को पता ही है क्या होती है। सभी समाजों की अपनी भाषा होती है। भाषा एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा हम अपने भावों को, अपने विचारों को, अपनी बातों को दूसरे आदमी तक पहुंचा सकते हैं। और जब आदमी ने बोलना सीखा तो वो घटना क्रांति से कम नहीं थी, क्योंकि यही चीज़, आदमी के पास भाषा है, आदमी बोल सकता है, लिख सकता है, यही चीज़ आदमी को दूसरे जानवरों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान और ज़्यादा विकसित बनाती है। क्यों? क्योंकि आप देखिए ना, दूसरे जानवर अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचा नहीं सकते। इस चीज़ के कारण वो संगठित नहीं है, और हम कितने ज़्यादा संगठित हैं। हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा सके, दूसरे आदमियों तक, मनुष्य तक पहुंचा सके, और इसी के कारण हम इतने ज़्यादा विकसित हैं, इतने ज़्यादा विकसित है, इतने ज़्यादा बुद्धिमान हैं। तो भाषा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ, आप भाषा जानते हैं, मैं भाषा जानता हूँ, दोनों भाषा जानते हैं, और इसी के कारण मैं जो बात आपको बताना चाहता हूँ आप समझ रहे हैं। आप मेरी बातों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास भाषा है, वी कैन कम्युनिकेट, हम बातचीत कर सकते हैं। ठीक है। अब भाषा के दो आयाम हो सकते हैं, या तो आप किसी को बोलकर बताएं या फिर आप किसी को लिखकर बताएं। मौखिक और शाब्दिक। मौखिक मतलब मुख से कहा गया, मुंह से कहा गया, और शाब्दिक मतलब शब्दों के द्वारा कहा गया, यानी कि लिखकर कहा गया।
भाषा के दो आयाम हो सकते हैं, मौखिक और शाब्दिक। अब एक वर्ड आता है इसमें बड़ा लंबा सा, भाव अभिव्यक्ति। दो पार्ट कर लीजिए इसके, भाव और अभिव्यक्ति। भाव क्या होते हैं? आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस और आपकी बातें, ठीक है। और अभिव्यक्ति क्या होती है? किसी चीज़ को परोसना, प्रेजेंट करना, है ना। आप प्रेजेंटेशंस बनाते होंगे कंप्यूटर में, तो प्रेजेंट करना, किसी चीज़ को प्रस्तुत करना, किसी चीज़ को परोसना। तो जब आप अपने भावों को परोसते हैं, किसी दूसरे के सामने अपने भावों को प्रस्तुत करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, परोसते हैं अपने भावों को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपनी बातों को, तो वो भाषा कहलाती है। और ये आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप उसको बोल कर बताएं या फिर आप उसको लिख कर बताएं। और अक्सर हम समझते हैं कि बोलना और लिखना लगभग एक दूसरे से अलग है ना। आप भी सोचते होंगे कि बोलना कुछ अलग है और लिखना कुछ अलग है, इन दोनों, लिखना और बोलना, इन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। लिखना क्या है? लेखन क्या है? लेखन सिर्फ और सिर्फ इतना सा है कि आप जो बोल रहे हैं, जो उच्चरित ध्वनियाँ हैं, जिन ध्वनियों का आप उच्चारण कर रहे हैं, जो भाषा आप बोल रहे हैं, उनको कुछ दृश्य संकेतों के माध्यम से या फिर चिन्ह संकेतों के माध्यम से प्रस्तुत करना। चिन्ह, कुछ सिंबल बना दिए जाते हैं। जैसे आप हिंदी में पढ़ते हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो इनके क्या है? कुछ सिंबल है, कुछ चिन्ह हैं। जो लिपि होती है वो चिन्हों से बनी होती है, जो हमारी स्क्रिप्ट होती है चिन्ह से बनी होती है। कुछ चिन्ह बना देते हैं हम अपनी भाषा के लिए। हिंदी की लिपि देवनागरी है, इंग्लिश की रोमन है, पंजाबी की गुरुमुखी है। तो हर एक भाषा की अपनी एक अलग लिपि होती है। और लिपि क्या होती है? सिर्फ और सिर्फ वो संकेत। जो भी चीज़ हम बोल रहे हैं ना, मैं आपको हिंदी बोल रहा हूँ, तो हिंदी लिखने के लिए कुछ संकेत बना दिए मैंने आपके लिए भी। मैं ए बोल रहा हूँ, तो ए कुछ इस प्रकार से जब मैं लिखूँ तो तुम समझ जाना मैं ए कहना चाहता हूँ। तो कुछ संकेत बना देते हैं उच्चरित ध्वनियों के लिए। जब कुछ दृश्य संकेत या फिर चिन्ह बना दिए जाते हैं तो वो लेखन कहलाता है। यहाँ तक समझ गए? बिल्कुल सिंपल सी बात है, आप सभी जानते हैं, बस इसको क्या कर दिया, थोड़ा डिफाइन कर दिया, थोड़ी इसकी डेफिनेशन सी बना दी, कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं, है ना। ये सारी बातें आपको पता ही है कि भाषा क्या होती है, लिखना, बोलना, और कैसे लिखते हैं, संकेत क्या होते हैं, दृश्य क्या होते हैं, चिन्ह क्या होते हैं, सारी बातें आपको पता है। बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, हिंदी में आपको बता दिया, बड़े बड़े शब्द प्रयोग कर दिए, भाव अभिव्यक्ति, वो। लेकिन सब बहुत ईजी है। शब्दों में मत घुसा कीजिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, ठीक है। मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएं पाई गई हैं वे लगभग 3200 ईसा पूर्व की हैं। अब पट्टिकाएं क्या होती हैं थोड़ी देर में जान लीजिएगा। ये अब इतना समझ लीजिए कि पट्टिकाएं वो चीज़ होती थी जिस पर लोग लिखते थे। मेसोपोटामिया के लोग जिन चीज़ों पर लिखते थे उनको हम पट्टिकाएं कहते थे। अभी तक इतना समझ लीजिए कि डिटेल में अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मेसोपोटामिया की पहली पट्टिकाएं हमें 3200 ईसा पूर्व में मिली हैं, यानी कि आज से 5200 साल पहले, नहीं 3800 साल पहले, ठीक है। तो इतने साल पहले 3200 ईसा पूर्व में हमें मेसोपोटामिया की क्या मिली है? सबसे पहली पट्टिकाएं मिली हैं। कहने का मतलब मेसोपोटामिया में 3200 ईसा पूर्व में लेखन कला का विकास हो गया था। समझ गए? उसमें चित्र जैसे चिन्ह और संख्याएं दी गई हैं। वहाँ बैलों, मछलियों, रोटियों आदि की लगभग 5000 सूचियाँ मिली हैं, जो वहाँ के दक्षिणी शहर उरुख के मंदिर में आने वाली और वहाँ से बाहर जाने वाली चीज़ों की होगी। अब पट्टिकाओं में हमें क्या क्या चीज़ देखने को मिली है? हमें वहाँ पे पिक्चर्स देखने को मिली हैं, बैलों की पिक्चर्स, मछलियों की पिक्चर, है ना। जैसे आप यहाँ पे साइड में देख रहे हैं, बैल, मछली, अनाज। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये चीज़ें, ये पट्टिकाएँ बनाई गई होंगी। उरुक शहर के बारे में भी अगले कॉलम में, मतलब अगले लेक्चर में आप पढ़ेंगे। अब तक बस थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, ज़्यादा क्यूरियोसिटी मत क्रिएट कीजिए, बस थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, सारी बातें आप इसी चैप्टर में जानेंगे। तो 3200 ईसा पूर्व में हमें मेसोपोटामिया की पट्टिकाएं मिली, और हो सकता है कि ये पट्टिकाएं जिस पर हमें बैलों के, मछलियों के, अनाज के, रोटियों के चिन्ह देखने को मिलते हैं, ये उरुक शहर के जो मंदिर थे उनमें जो चीज़ें आती थी और उन मंदिरों से जो चीज़ें जाती थी उनकी हो। 5000 सूचियाँ, सूची मतलब टेबल्स। तो 5000 टेबल्स बनाई गई भी, ये चीज़ आई है, ये चीज़ गई है, मछलियाँ आई हैं, रोटियाँ गई हैं। तो इस प्रकार की हमें सूचियाँ मिली हैं, टेबल्स मिली हैं। कहाँ से? मेसोपोटामिया में। और ये
पट्टिकाओं पर लिखी जाती थी 3200 ईसा पूर्व में। कहने का मतलब जब शहरों का विकास हुआ, रिलेट कीजिए, जो पीछे हमने पढ़ा है और जो हम पढ़ रहे हैं उसको रिलेट करना सीखिए। पिछले हमने पढ़ा कि शहरों का विकास कब होता है, जब दो दो शहरों के बीच में चीज़ों का लेन देन हो। शहरों के बीच में चीज़ों का लेन देन हो तब शहरों का विकास होता है। अब जैसे ही लेन देन की प्रक्रिया शुरू होती है, जैसे कि उरुक के मंदिर में मछलियाँ आई, उरुक वालों ने रोटियाँ भेज दी, तो इसका हिसाब रखना भी तो ज़रूरी होता है, क्योंकि बराबर का लेन देन करना होता है, भी पता होना चाहिए आपने कितनी रोटियाँ भेजी, हमने कितनी रोटियाँ भेजी, सभी का हिसाब रखना पड़ता है। तो शहरों का जैसे ही विकास हुआ, जैसे ही लोगों के बीच में लेन देन बढ़ा, तभी लेखन कला का विकास हुआ। जो हमें ये पट्टिकाएँ मिली हैं 5000 सूचियों वाली, जिसमें हमें मछलियों के, बैलों के, अनाजों के चित्र हैं, वो इस बात का संकेत है कि शहरों के विकास होते ही, यानी कि लोगों में लेन देन जैसे ही बढ़ा, हमारी लेखन कला का विकास हुआ। ओके, कंसेप्ट को समझिए। डेट्स तो आप रट्टा भी लगा लेंगे, मैं यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ जो मेन फोकस है, जो निचोड़ है, वो बताने आया हूँ, ठीक है। और बार बार मैं रिपीट करूँगा, आपको फैक्ट भी, डेट्स भी सब याद होती चलेगी। ओके, यहाँ तक बिल्कुल समझ गए कि लेखन कला क्या होती है, किस प्रकार मेसोपोटामिया में शहरों के विकास होने के साथ साथ लेखन कला का भी विकास हुआ। चलिए आगे चलते हैं। मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा करते थे। अब पट्टिकाएं के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं खुलकर। मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा करते थे। लिपिक चिकनी मिट्टी को गीला करता था और फिर उनको गूंथकर और थापकर एक ऐसे आकार की पट्टी का रूप दे देता था जिससे वह आसानी से अपने एक हाथ में पकड़ सके। वह सावधानीपूर्वक उसकी सतहों को चिकना बना लेता और फिर सरकंडे की तीखी नोक से वह उस नम चिकनी सतह पर किलाक्षर चिन्ह क्यूनिफॉर्म बना देता। अब जानते हैं कि पट्टिकाएं क्या होती हैं। अब आप किस चीज़ पर लिखते हैं, आप अपना होमवर्क किस चीज़ पर करते हैं? नोटबुक में। नोटबुक में क्या होता है? पेजेस होते हैं। आज हम जो लेखन कला करते हैं, जो भी चीज़ हम लिखते हैं, वो हम पेज पर करते हैं, पन्नों पर करते हैं। लेकिन पहले पेज की खोज नहीं हुई थी, कागज़ की खोज नहीं हुई थी 3200 ईसा पूर्व तक। वो अभी की बात है, कागज़ों की खोज आप 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे शायद, अभी तो डिलीट है चैप्टर वो। कागज़ की बात बाद में करेंगे। तो जो पट्टिकाएँ हैं, वो यूज़ की जाती थी कागज़ की जगह। कागज़ तब तक खोजा नहीं गया था। तो 3200 ईसा पूर्व में जो लोग थे, वो कागज़ की बजाय पट्टिकाओं पर लिखा करते थे। किस पर लिखा करते थे? पट्टिकाएँ। पट्टिकाएँ क्या होती है? पट्टिकाएँ कुछ नहीं होती, पट्टिकाएँ सिर्फ़ और सिर्फ़ मिट्टी की स्लेट होती है, इतना समझ लीजिए। क्या करते थे लोग? जो चिकनी मिट्टी है, उसको एक पट्टे का आकार दे देते थे। किसका आकार? पट्टे का। जैसे स्लेट देखिए ना, तो एक आकार दे देते थे, एक चौकोर या फिर रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर, कुछ ऐसा आकार दे देते थे जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाया गया है। ईज़ी है बिल्कुल, जैसे ही आपको पिक्चर में दिखाया गया है। इसमें कुछ ऐसा आकार दे देते थे, रेक्टेंगल आकार दे देते थे, उसका पट्टा बना ले। जैसे आपकी स्लेट होती है ना, तो चिकनी मिट्टी की स्लेट बना लेते थे, गीली चिकनी मिट्टी यूज़ करते थे। और एक सरकंडा, सरकंडा एक पौधा होता है जिसकी जो डाली होती है वो बहुत ही नुकीली होती है, पेन की नोक जितनी नुकीली होती है, बहुत नुकीली होती है। तो सरकंडे की नोक से, सरकंडे की तीखी नोक से वो उस गीली मिट्टी पर फिर लिख देते थे। उस गीली मिट्टी पर वो लिख देते थे। जैसे एक गीली मिट्टी ली, चिकनी मिट्टी ली, उसको फिर आकार दिया अपने अकॉर्डिंग, और फिर उस गीली पर ही सूखने से पहले, क्योंकि सूखेगी तो कभी, तो सूखने से पहले ही उस पर लिख देते थे जो उनको लिखना होता था। और आप पिक्चर में इन पट्टिकाओं को देख सकते हैं। एक चिकनी मिट्टी की पट्टिकाएं जो दोनों ओर किलाक्षरों में लिखी गई। किलाक्षर क्या होता है अभी डिस्कस करने वाले हैं। यह गणितीय अभ्यास है। पट्टिका के अग्रभाग में सबसे ऊपर एक त्रिभुज और उसके आर पार की रेखाएं अंकित है। आप देखेंगे कि अक्सर मिट्टी में दबाकर अंकित किए गए। अब यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं, ये पट्टिका एक गणितीय अभ्यास की है, यानी कि मैथमेटिकल इक्वेशन की है। जैसे कि आप यहाँ पर ये ट्रायंगल देख सकते हैं और यहाँ पर ये स्क्वायर बना हुआ है, कुछ ना कुछ इन्होंने कैलकुलेशन यहाँ पे कर रखी है। देखिए यहाँ पर जो नोटिस करने वाली बात क्या है, चिकनी मिट्टी है, मिट्टी को एक अपनी मर्जी का आकार दिया, रेक्टेंगल दिया, स्क्वायर दिया, और फिर
उसको सूखने से पहले ही उस पर अक्षरों को लिख दिया, गड़ा गड़ा के। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर अक्षर गड़ा के लिखे गए हैं, है ना। कि पहले गिल्ली आप करके देख लेना, चिकनी मिट्टी लेना, उसको कोई आकार देना और फिर उस पर कोई तीखी चीज़ से, नुकीली चीज़ से उस पर कुछ लिख देना और फिर सूखने के बाद वो यूं का यूं रहेगा, सूखने के बाद वो यूं का यूं रहेगा, आपके अक्षर यूं के यूं लिखे जाएंगे उस पर। ओके, आगे चलते हैं। आगे कहा गया है कि चिकनी सतह पर किलाक्षर चिन्ह बना देते। क्यूनिफॉर्म, क्यूनिफॉर्म लातीनी शब्द क्यूनियस जिसका अर्थ है खूंटी और फोर्मा जिसका अर्थ है आकार। किलाक्षर, किलाक्षर को टू पार्ट्स में तोड़ दीजिए। कील, कील प्लस में अक्षर। अक्षर आपको पता है क्या होते हैं और कील भी आपको पता है क्या होती है। तो कील जैसे दिखने वाले अक्षर, कील जैसे दिखने वाले अक्षर कीलाक्षर कहते थे। इंग्लिश में इसको क्यूनिफॉर्म कहते हैं। क्यूनिफॉर्म लैटिन लैंग्वेज के दो शब्दों से बना है। सबसे पहला क्यूनियस जिसका अर्थ होता है खूंटी, खूंटी भी कील, खूंटी और कील में थोड़ा सा फर्क होता है वैसे, लेकिन आप खूंटी और कील को एक मान सकते हैं। और फोर्मा, फोर्मा आकार, ठीक है। तो खूंटी के आकार के अक्षर, कील के आकार के अक्षर, क्यूनिफॉर्म और कीलाक्षर। अब जो लिपि थी मेसोपोटामिया की, जो लिपि थी वो उस पर मिट्टी पर पट्टिकाओं पर लिखते थे। 3200 ईसा पूर्व पहले खोजी गई थी। तो वो जो उनकी लिपि थी वो कीलाक्षर लिपि थी। अगर मैं पूछूं हिंदी की लिपि कौन सी है, आप देवनागरी कहेंगे। इंग्लिश की लिपि कौन सी है, आप कहेंगे रोमन है। पंजाबी की लिपि पूछूं, आप कहेंगे गुरुमुखी है। कन्नड़ मलयालम की लिपि पूछूं, आप कहोगे द्रविड़ है। तो इस प्रकार हर एक भाषा की अपनी एक लिपि होती है और जो मेसोपोटामिया की लैंग्वेज थी, मेसोपोटामिया की भाषा थी, उसकी लिपि थी कीलाक्षर। और इस लिपि को कीलाक्षर क्यों कहा, क्योंकि ये लिपि के जो अक्षर थे, इस लिपि के जो अक्षर थे वो कील जैसे दिखते थे, कील जैसे अक्षर थे, बिल्कुल नुकीली नुकीली अक्षर होते थे। अभी मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाता हूँ, चलिए आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये देखिए, अगर आपको ए लिखना है ना मेसोपोटामिया में, तो आपको इस तरह बनाना पड़ेगा। बी लिखना है तो इस तरह है। सी लिखना है, एक मिनट, हाँ, सी लिखना है कुछ इस तरह है। डी लिखना है इस तरह है। ई लिखना है इस तरह। आप नोटिस कीजिए ना, जितने भी अक्षर हैं वो सारे के सारे नुकीले हैं, सभी कील के आकार के हैं, कील के आकार के हैं। देखिए, सभी के सभी कील के आकार के हैं। तो इसीलिए इसकी लिपि को कीलाक्षर कहा गया, क्योंकि जितने भी अक्षर थे सारे के सारे कील के आकार के थे, कील जैसे दिखते थे। अब रियल पिक्चर में देख लीजिए, आपको कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा। सब कुछ कील के, मतलब बिल्कुल कील के तरह नुकीले नुकीले अक्षर लिखे गए हैं, इसलिए इसको कीलाक्षर लिपि कहा गया। समझ गए यहाँ तक? मैंने बहुत ही कोशिश की आपको समझाने की। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जब ये पट्टिकाएँ धूप में सूख जाती थी तो पक्की हो जाती थी और वे मिट्टी के बर्तनों जैसी मजबूत हो जाती थी। ओके, जब उन पर लिखा हुआ कोई हिसाब जैसे धातु के टुकड़े सौंपने का हिसाब असंगत या गैर जरूरी होता तो उस पट्टिका को फेंक दिया जाता। ऐसी पट्टी जब एक बार सूख जाती थी तो उस पर कोई नया चिन्ह या अक्षर नहीं लिखा जा सकता था। इस प्रकार प्रत्येक सौदे के लिए चाहे वे कितना ही छोटा हो वह अलग पट्टिका की ज़रूरत पड़ती थी। इसलिए मेसोपोटामिया के खुदाई स्थलों पर सैकड़ों पट्टिकाएं मिली हैं और इस स्रोत संपदा के कारण ही आज हम मेसोपोटामिया के बारे में इतना कुछ जानते हैं। तो लेखन कला उस वक्त तो ज़रूरी थी ही और आज भी ज़रूरी हो गई है, क्योंकि हम इन लेखन कला जो उन्होंने लिखा है, जो उन्होंने सौदे किए हैं, जो भी चीज़ उन्होंने पट्टिकाओं पर लिखे हैं, उनके द्वारा ही हम मेसोपोटामिया के बहुत सारी बातें जान पाते हैं। क्या करते, पूरी कहानी समझ लीजिए एक बार फिर, मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि क्या होता। जो लिपिक, लिपिक कौन होता है? लिखने वाला। लिखने वाला क्या करता? गीली चिकनी मिट्टी लेता, उसको आकार देता, रेक्टेंगल स्क्वायर जो भी उसकी मर्जी होती, और फिर उस पर सरकंडे की नोक से लिख देता। और फिर जब ये पट्टिकाएँ धूप में सूख जाती, सख्त हो जाती, मिट्टी के बर्तन की तरह हो जाती, और फिर उसके बाद उस पट्टिका पर कुछ लिखा नहीं जाता और जो अक्षर होते थे वो कीलाक्षर होते थे। और फिर जब वो पट्टिकाएँ किसी काम की नहीं रहती थी तो उसको फेंक दिया जाता। तो इस प्रकार लिखते थे और ये काम बहुत कठिन था। अब देखिए, आपको कोई चीज़ लिख, छोटे से छोटा कोई भी चीज़, अगर आप बिस्किट का पैकेट ही लेने गए तो उसको हिसाब रखने वाले को उसी वक्त
ये नहीं कि पहले भी बना के रख ले क्योंकि सूख जाएगी, उसी वक्त पट्टिका बनानी पड़ती, उसी वक्त उस पर लिखना पड़ता। तो कितना टफ काम होता था उस वक्त कि टाइम टू टाइम पट्टिका बनाओ और फिर टाइम टू टाइम उस पर लिखो सूखने से पहले। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। लगभग 2600 ईसा पूर्व के आसपास वर्ण किलाकर हो गए। किलाकार, किलाक्षर और किलाकार एक ही बात है। और भाषा सुमेरियन थी। 2600 ईसा पूर्व के पास जो वर्ण थे वो किलाक्षर हो गए और भाषा क्या थी हमारी, सुमेरियन थी। अब लेखन का हिसाब किताब रखने के लिए ही नहीं बल्कि शब्दकोश बनाने, भूमि के हस्तांतरण को कानूनी मान्यता प्राप्त करने, राजाओं के कार्यों का वर्णन करने और कानून में उन परिवर्तनों को उद्घोषित करने के लिए किया जाने लगा जो देश की आम जनता के लिए बनाए। शुरुआत में जब शहरों का विकास हुआ सिर्फ और सिर्फ हिसाब किताब रखने के लिए पट्टिकाएं बनाई जाती थी, लेकिन अब इसका प्रयोग बहुत जगहों पर होने लगा। कैसे कैसे, जैसे कि अगर किसी की प्रॉपर्टी किसी दूसरे के पास गई है, उसके लिए, राजाओं के कार्यों का हिसाब किताब रखने के लिए, किसी चीज़ को कानूनी मान्यता प्राप्त करने के लिए, शब्दकोश बनाने के लिए, डिक्शनरी, शब्दकोश क्या होता है, डिक्शनरी। तो इन सारी चीज़ों के लिए लेखन कला का प्रयोग होने लगा, जबकि शुरुआत में इसकी शुरुआत की गई थी हिसाब किताब रखने के लिए, व्यापार के लिए। ओके। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा सुमेरियन थी और उसका स्थान 2400 ईस्वी के बाद धीरे धीरे अक्कादी भाषा ने ले लिया। सबसे पहली भाषा सुमेरियन थी और 2400 ईस्वी के बाद अक्कादी भाषा आई। अक्कादी भाषा में किलाकर लेखन का रिवाज ईस्वी सन की पहली शताब्दी अर्थात 2000 से अधिक वर्षों तक चलता रहा। सबसे पहले सुमेरियन भाषा थी और 2400 ईस्वी के बाद हमारी अक्कादी भाषा आ गई और अक्कादी भाषा प्रथम ईस्वी तक चलती रही, यानी कि ईसा मसीह के जन्म तक। और जो वर्ण थे वो भी कैसे थे, किलाक्षर ही थे। ठीक है। अब एक बात आपने नोटिस की, मेरे ख्याल से नहीं की। मैंने आपको बताया कि लेखन कला का विकास 3200 ईस्वी में हुआ। 3200 ईस्वी में पहली पट्टिका लिखी गई और आपको मैंने बताया कि पहली भाषा सुमेरियन थी और उस सुमेरियन भाषा का जन्म 2600 ईस्वी में हुआ और 2600 ईस्वी पूर्व में, ठीक है ना, ईस्वी कह दिया मैंने, ईस्वी पूर्व, 2600 ईस्वी पूर्व में वर्ण किलाकर हो गए, किलाक्षर हो गए, कील जैसे आकार के हो गए। लेकिन सबसे पहली पट्टिका 3200 ईस्वी पूर्व में लिखी गई। तो 3200 ईस्वी पूर्व में जो पट्टिका लिखी गई थी, क्या वो किलाक्षर नहीं थी? मैंने आपको बताया ना कि 2600 ईस्वी पूर्व में जो वर्ण है वो किलाक्षर हो गए, यानी उससे पहले कुछ और थे। कहने का मतलब तो यही हुआ ना, पहले तो कुछ और थे। 3200 ईस्वी में पहली मिली तो तब कुछ और होगा, लेकिन 2600 ईस्वी के बाद जो भाषा है वो सुमेरियन हो गई और जो अक्षर थे वो किलाक्षर हो गए। तो 3200 ईस्वी और 2600 ईस्वी पूर्व के बीच में जो लिपि थी वो कैसी थी, हमें वो बताइए सर, है ना। तो मेरे ख्याल से तो आप इन चीज़ों को नोटिस नहीं करते होंगे, और करते होंगे तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह के क्वेश्चन दिमाग में आना कि पहले तो बताए 3200 ईस्वी में हमें मिली और फिर कह रहे हो कि 2600 ईस्वी में वर्ण किलाक्षर हो गए, तो पहले कैसे वर्ण थे? तो पहले वर्ण नहीं थे। वर्ण क्या होते हैं? ए आ ई उ, ए बी सी डी, अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं वो वर्ण होते हैं। पहले वर्ण नहीं थे, पहले लिपि वर्णात्मक नहीं थी। 3200 ईस्वी की जो हमें पट्टिकाएं मिली हैं वो वर्णात्मक नहीं है लिपि, वो चित्रात्मक है, चित्रों के माध्यम से। अब जो लेखन कला का सबसे पहले विकास हुआ वो चित्रों के माध्यम से बात बताएगी और फिर धीरे धीरे चित्रों की बजाय संकेतों का प्रयोग किया जाने लगा। अब आप मुझको ये बात बताइए कि अगर मुझे आपको बैल के बारे में बताना है, मैं आपको बैल के बारे में बताना चाहता हूँ, या तो मैं बैल की पिक्चर आपके सामने ड्रॉ करके बताऊँ, या फिर मैं उस बैल के लिए कुछ संकेत बना लूँ, बै ऐ लै लिख दूँ। तो इजी कौन सा रहेगा लिखने में? एक तो पूरी बैल की ड्राइंग करना, उसकी सींग बनाना, कान बनाना, पूंछ बनाना, पेट बनाना, पीठ बनाना, और एक सिर्फ और सिर्फ बै लिखा, ऐ की मात्रा लिखी और लै लिखा। तो इजी कौन सा रहेगा? सिंपल सी बात है, बैल लिखना इजी रहेगा, ना कि बैल की ड्राइंग करना। तो क्या था, 3200 ईस्वी पूर्व की जो हमें पट्टिकाएं मिली हैं वो चित्रात्मक लिपि की हैं, चित्रों के माध्यम से बात बताई गई है। लेकिन 2600 ईस्वी पूर्व के बाद भाषा सुमेरियन आ गई और फिर
उस लिपि के लिए कुछ संकेत यूज़ किए जाने लगे और वो संकेत कीलाक्षर थे, कील के आकार जैसे थे। समझ गए इस डिफरेंस को? एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने आपको बताया है। आप शायद इस बात को अच्छी तरह से समझ गए हो। अभी मैं आपको पिक्चर भी दिखाता हूँ। देखिए, ये रही, ये है चित्रात्मक लिपि की। आप इसमें रोटी देख सकते हैं, ये रही, ये रोटी है। और आप इसमें इस पेड़ को देख सकते हैं। तो पेड़ बनाने के लिए इनको इस तरह ड्राइंग करनी पड़ती थी, लेकिन फिर कुछ समय बाद यानी कि 2600 ईस्वी पूर्व में वर्ण कीलाकार हो गए, कील के अक्षर जैसे हो गए, फिर ऐसे लिखना पड़ा। अब जैसे मैं मुझको बैल की पिक्चर बनाए तो मुझे इतना सब कुछ बनाना पड़ेगा, और अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ बैल लिखना है तो मैं कुछ ऐसे ऐसे क्रॉस बनाऊंगा और बैल लिखा गया। तो इसी तरह चीज़ों को आसान बनाने के लिए चित्रात्मक से वर्णात्मक लिपि बना दी गई। ओके, क्लियर यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं।